हेलो गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। पॉलिटिकली जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो खराब हो रही है, तो उसके ऊपर एक वीडियो दी है, उसके ऊपर मैं रिएक्शन करना चाहूँगा। ज़रा टाइटल नोट कीजिएगा। पाकिस्तान हैव टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया एंड अफगानिस्तान इफ इट वांट टू सर्वाइव। अगर वो सर्वाइव करना चाहता है पाकिस्तान, तो उसको इंडिया या अफगानिस्तान से अपने रिलेशनशिप बहाल करने होंगे, अच्छे करने होंगे। मतलब सिर्फ सर्वाइव करना अगर चाहता है तो बिल्कुल इंडिया से ही, असल जो इसमें है वो इंडिया है। और जो चले लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल क्रिएटर का आरजू काजमी नाम है इनका। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉलिटिकली भी सिचुएशन जो है ना वो भी बताई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। सर बड़ा हंगामा है आज। इमरान खान साहब बहुत का हंगामा हुआ। आखिरकार लॉन्ग मार्च खत्म हुआ है, और क्या कहेंगे आप? मैं एक बात पे खुश हूं कि इस्लामाबाद बच गया है। जिस तरीके से ये कहते थे कि हम जला के राख कर देंगे, वो वहां से अल्लाह ताला ने बचा लिया, मौजज़ा ही हुआ है। लेकिन आज के इसके बारे में हाइलाइट्स मैं दूंगा। मैंने पूरी पूरी स्पीच इनकी सुनी, एक एक वर्ड को कोशिश किया एनालाइज करूं, इनके माजी के साथ इसको छेड़ के देखूं कि इनका खुद का ट्रैक रैकेट क्या था। लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि इस फैसले पे किस तरह ये पहुंचे, हुआ क्या है। खान साहब अपने जहाज पे आए और उसके बाद हेलीकॉप्टर से जब आए जलसा गाह में, तो उसमें सुना गया है कि इन्होंने ऊपर से चक्कर लगा के सबसे पहले जलसे के लोग देखें कितने, और सख्त गुस्से में थे जब नीचे उतरे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह साहब जो कि हमारे मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने कहा कि 15 से 20 हजार लोग थे। और खान साहब का गुस्सा जो था वो सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर पे था, और उसके बाद ये कि परवेज लाई साहब उस जलसे में मौजूद ही नहीं थे, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर। तो खान साहब कहते हैं असेंबलियों से रिजाइन देंगे तो वो शायद इनको सिर्फ केपीके से रिजाइन देने की तकलीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब में, क्योंकि एक तो परवेज लाई साहब खुद मेरा ख्याल है इस्तीफा, या तो इनके कहने पे असेंबलियां तोड़ेंगे ही नहीं, और दूसरे कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मशावरत तक जाएंगे, इससे आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि सरकारी वसाइल कहां से लाएंगे। खान साहब जिस हेलीकॉप्टर से आए हैं वो भी सरकारी है, जिस जहाज पे आए वो भी सरकारी है। परवेज खटक साहब जिस गाड़ी में आए हैं V8 के अंदर, उसकी नंबर प्लेट 3 थी। तो ये सरकारी गाड़ियां कहां से आएंगी। खान साहब जिस कुर्सी पे बैठे थे उसके पीछे स्टैम्प थी उसकी सरकारी। तो खान साहब जब आप कौम का पैसा उड़ा रहे हो तो फिर इस तरह रिजाइन नहीं होते। और मजे की बात, आप रिजाइन की बात करेंगे आपके एमपीए छोड़ जाएंगे। अगर लोगों ने 4-4 करोड़ लगा के इलेक्शन लड़ा हुआ, खान साहब आपका तो नहीं लगा, लेकिन लोगों ने जमीनें बेच बेच के इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो ये आपके जो आपने ये सिर्फ गुस्से में चीफ मिनिस्टर्स को धमकी दी है, इससे अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं। जबकि पंजाब के तो मौजूद ही नहीं थे। वो मौजूद ही नहीं, वो तो उन्होंने रिजाइन तक जाना ही नहीं है। वो बात, एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और दूसरा ये कि वो मुसलसल नून लीग से टच में रहते हैं। हो सकता है नून लीग को कह दें भाई मैं आपका चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, क्या पता उनका इस तरह की डील बना रहे। वो डील मेकर है, जरदारी साहब के शागिर्द है वो। अच्छा, उसमें फिर ये था कि, और दूसरी हाईलाइट ये हुई कि सेनेटर साहब आए और उन्होंने जज्बाती हो गए, जो वो कहते हैं पाकिस्तान परेशान, सारा कुछ आए और रोना शुरू हो गया। कहते गाजी है ये, जख्मी और गाजी, हमारे बच्चों के लिए गोलियां खाई इसने। और गोलियों की बात हुई तो खान साहब ने बताया मुआवजा हो गया है, गवर्नर इस्माइल को 4 गोलियां लगी और कपड़ों से गुजर गई। खान साहब ये पैनाडोल की गोलियां थी, ये कैसी गोलियों की बातें कर रहे हैं आप। गोलियां अगर कपड़ों तक आ जाए तो लग जाती हैं भैया जी। और दूसरा इन्होंने ब्लंडर ये किया, कहते 12 लोगों को गोलियां लगी, मरा कोई नहीं। मौजम गोंदल कौन था आपको पता ही नहीं, जिसके 3 बच्चे मर गए, उसको तो मरे को शामिल ही नहीं करते ना, गिनते ही नहीं उसको। फिर बार बार गाना लगाते हैं, फिर कदम बढ़ा बल्ला घुमा, उस्मान और गोगी को वापस ला, फिर इस तरह के गाने लगे। फिर उन्होंने वो टोटे भी पुराने चलाए वहां पे। फिर उन्होंने लोगों को कहा, और कहते हैं हमें नंगा कर करके मारा। मैं ये पूछना, मुझे आपने मोहसिन बेग के साथ क्या किया था? आपने हामिद मीर का कितने अरसे के लिए प्रोग्राम आपके दौर में बन रहा है?
आपके दौर में क्या नहीं हुआ खासा वो आप भूल जाते हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता चलता। और बार बार आप ये कहते रहे आज भी यूरोप और अमेरिका। सर एसी और पंखे किसके रूम से निकलवाए थे इन्होंने नवाज शरीफ साहब के? बिल्कुल। और दूसरा उसमें बार बार यूरोप और अमेरिका की मिसालें देने वालों को ये नहीं पता कि 3 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं बर्तानिया के, उनका सिस्टम चल रहा है। बोरिस येल्सिन जुलूस नहीं निकाल रहा वहां पे जाके, लोग अपोजिशन में बैठते हैं। खान साहब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप अगर यूरोप और अमेरिका की मिसालें देनी हो तो अपोजिशन में बैठते हैं असेंबलियों के अंदर। और फिर उसके बाद इन्होंने खान साहब ने आज बार बार कहा कि मैं कानून का इंसाफ लाऊंगा, कानून थाना कचहरी पटवारी हर चीज चेंज करूंगा। तो 3.5 साल जब आपको मिले तो क्या किया था आपने? उसके लिए आपने उस्मान बुजदार को सारा कुछ पकड़ा दिया था। वो एक आपने कितने आईजी पंजाब के चेंज किए पैसे ले लेकर? आप किस तरीके से तबादले और जब जिस बंदे ने शिकायत की आईएसआई की, इसी शिकायत वो फोल्डर में उसके उस्मान बुजदार की फाइलें भी लेकर आए थे फिर कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है, तो खान साहब ने उसको निकाल दिया। खान साहब बातें आपकी कई खुल के आ चुकी हैं, ये बातें लोगों को ना पता होती तो शायद बिलीव कर लेते। लेकिन दुख की बात एक और है, लोग खान साहब को जो इस वक्त सामने खड़े हैं आंखों से अंधे और कानों से बहरे, वो खान साहब को सियासी लीडर नहीं समझते, वो इनको अपना पीरो मुर्शिद समझते हैं। वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, और ये गलती नहीं कर सकता। खवातीन आ जाती हैं उनकी खूबसूरती देखने के लिए उनको, क्योंकि वो उनके जहन में वो पुराना इमरान खान है जो बॉलिंग कराता था, तो वो उसके लिए आ जाती हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं बोर हो रहे होते हैं, गाने शाने सुनने आ जाते हैं। मैंने तो देखा मिच्योर आज भी कोई नहीं था बंदा, मेरे ख्याल में उनमें एज में सबसे ज्यादा हमारे कुरैशी साहब पीरो मुर्शिद थे, बाकी सारे बच्चे 25-25 साल के। यहाँ पे कोई भी मैच्योर है ही नहीं। लेकिन खान साहब का जहां ज्यादातर यही हाल है। खान साहब ने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक ही हमला किया है कि मैं नैब मेरे अंडर नहीं थी, मैं अकाउंटेबिलिटी इसीलिए नहीं कर सका कि मुझे फौज ने करनी नहीं दी, ये हमला किया है। वैसे मेरे ख्याल में था कि शायद इससे ज्यादा बड़ा हमला करेंगे फौज पर, लेकिन खान साहब ने आज अपना हाथ हौला रखा है। लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज खान साहब को जा चुका है, और खान साहब ने एहतियात के साथ है सारा कुछ कहा है, और उसके बाद खान साहब मायूस होकर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आज एक मजे की बात बताता हूँ, खान साहब ने कहा चलें इस्लामाबाद, तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी डिस्क्लोज किया है कि इन्होंने हमसे इजाजत ही नहीं मांगी थी इस्लामाबाद जलसा करने के लिए। ये खुद इनका इरादा ही नहीं था, इनका इरादा ही नहीं होगा, इनका इरादा नहीं था। और दूसरा बार बार उन्होंने चीजों को कहा है कि हम इनके साथ मेरा मकसद है कि हम कानून और आइन के जरिए गाइडलाइन में चलेंगे, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। आज और भी कई चीजें हुई, इन्होंने अरशद शरीफ के बारे में भी बड़ा चीखे वहां पे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो जाती दफा मुराद सईद साहब को अपना लैपटॉप दे गए थे तो वो दे क्यों नहीं? मुराद सईद साहब ने कह दिया नहीं जी मैं नहीं दूंगा, ना उसके बारे में बात कर रही। तो खुद आप इन्वेस्टिगेशन में या लॉ एंड इंसाफ में बिलीव ना करते हो तो अब दूसरों को कहें जी हम इंसाफ लेकर आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मेरे ख्याल में पीटीआई का धड़म तख्ता हुआ है, आज मायूस है खान साहब। और एक और बात बताना चाहूंगा, आपने शायद नोट नहीं किया इस बात का, ये भी देखने वाली बात थी। खान साहब ने लॉन्ग मार्च को कैंसिल इसलिए किया था कि पब्लिक का बड़ा सख्त रिएक्शन था। सड़कें जब ब्लॉक करते थे अब आवाम चीख चीख के गालियां देती थी। खान साहब वो भी इनको पता है कि अब लोग बेजार हो चुके हैं। दुख के साथ एक और बात कहूंगा आरजू के, आज की तकरीर के अंदर भी खान साहब ने सलाब जदगान के बारे में कोई बात नहीं की, बिल्कुल नहीं बात की। और बिल्कुल कोई, और दूसरा ये भी नहीं बताया कि वो जो 2-2.5 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया सलाब जदगान के नाम पर, वो कहाँ गया है, वो कहाँ खर्च हो रहा है। दूसरे अदादोशुमार की तो जेब में से चेट निकाली इन्होंने कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़नी नहीं थी जब मुल्क आपने बंद कर दिया है, मुल्क आपने तबाह कर दिया, मुल्क जेब में घुस रोज सड़क के ऊपर बैठ जाते हो ब्लॉक करके, तो इकॉनमी किस तरह चलेगी? जब रोज आपके जो लौंडे लपाड़े हैं ट्वीटें करते हैं कि मुल्क बैंकक्रप्ट, तो लोग बाहर दुनिया पढ़ नहीं रही, देख नहीं रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि इस वक्त आप सबसे बड़ी थ्रेट आप हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त इमरान खान बन चुका है। तो बाहर से पैसे को लोग किस तरह लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट किस तरह, कंपनियां भाग रही हैं वहां से, लोग भाग रहे हैं। तो सर जो प्लस्तर उतरा है तो बेवकूफी होगा इन्वेस्टमेंट लेके टांग पे से, वो कहा जा रहा है यादगार के तौर पे रखा जाएगा। हो सकता है खान साहब को आदत है चीजें बेचने की, हो सकता है उसको बेच दें दुबई में जाके, जिस तरह घड़ी बेची थी। ये पहले बल्ले बेच देते हैं, साइन करके ऊपर बल्ले ऑक्शन हो रहा है, यहाँ भी होते रहे अमेरिका में, उसके ऊपर साइन करना है लोगों का, ना ये ले लो मैं ऑक्शन करता हूँ। प्लस्तर भी कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का बेच दें, और कई पागल फिर रहे हैं इस वक्त, खातून खरीद लेंगे,
हो सकता सर मर्द अगर ना खरीदे नए खातून आर्मी खरीद चीफ लेंगी ने बस। अभी जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ नहीं है होता है, और फैन उससे फॉलोइंग पहले होती ही है। जो उनकी लिस्ट में बाकी लोग थे जो मतलब जिनको उम्मीद थी कि वो भी बन सकते हैं आर्मी चीफ, हर कोई जो है वो मतलब छोड़ छोड़ के जा रहा है, पहले से जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं। अभी आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने भी कह दिया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये हो क्या रहा है, क्यों ये लोग भागते चले जा रहे हैं? मैंने इस खबर के बारे में पढ़ने की कोशिश की और पाकिस्तान के आर्मी ट्रेडिशन को भी उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की। ज्यादातर ट्रेडिशन ये होता है कि जब कोई जूनियर आर्मी जनरल को प्रमोट कर दिया जाए तो जो सीनियर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वो रिजाइन कर देते हैं। उनके लिए मुश्किल हो जाता है किसी जूनियर को सलूट करना, या मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। कोई जूनियर लोग भी सलाहियत वाले हो सकते हैं, लेकिन ये आर्मी ट्रेडिशन है। ये इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की है कि जो हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं आसिम मुनीर साहब, वो इनसे इस तरह का कोई, क्योंकि वो थे ही ओटीएस के, लॉन्ग कोर्स के वो थे ही नहीं। सर वो तो सीनियर है, वो तो उस तरह से लिस्ट से आए नहीं है, जूनियर है नहीं। इनका जो बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 75 लॉन्ग कोर्स के इक्वल है इनका जो पीरियड है आसिम मुनीर साहब का, और इनसे 6 महीने सीनियर है वो आसिम मुनीर साहब। तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन दुख बहुत हुआ है कि इतना काम किया था, अपना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया इसी लालच में, सत्यानाश कौम का भी कर दिया, ब्रेन वॉश करके उनको जिहाद पे डाल दिया, तो निकला कुछ भी। लेकिन तो सर ये तो वो लोग जाते जा रहे हैं फौज में जिनके नाम आ रहे हैं, जो कि पहले से रिटायरमेंट ले रहे हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। फैज हामिद साहब का तो बड़ा नाम था। वही तो, लेकिन इसीलिए तो सदमे में गए ना कि उनका जो मंसूबा था वो सारे का सारा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज पर लगाई हुई थी, खान साहब के साथ 10 साल के ख्वाब देखे हुए थे उन्होंने, तो वो फिर उनके लिए शाक है। जिस तरह खान साहब बौखला चुके हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कहाँ जाए, किधर जाए। एक दफा सोचते होंगे लंदन चले जाएं यार उधर, फिर वो कहते हैं उनकी प्लानिंग नहीं होती, लगता है किसी को। फैज हामिद साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, ये बातें भी चल रही हैं। कोई नहीं, इनका किसने क्या करना है, इनके अंदर ग्रुपिंग होती है अपनी ऐसी, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर वहां होती हैं चीजें जहां कोई रूल हो, जहां पे कोई इंसाफ वाली बात हो। ये कहाँ पे होती है सारी चीजें? पाकिस्तान में रवाज ही नहीं है, ट्रेडिशन ही नहीं है कोई किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी की जाए। खान साहब के ऊपर इतने केस हैं, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, खान साहब को आज तक कोई हाथ लगा सका? ये नहीं है, ये चीज नहीं है। अगर ये चीज हो गई तो पाकिस्तान इंडिया नहीं बन जाएगा। खान साहब ने किन किन आर्मी अफसरों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, और मारने वाला वो नवीद है लड़का, तो इल्जाम लगा रहे हैं शहबाज शरीफ पर, गलत बात है। और जो आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं उनको पता भी है कि बेकसूर है, लेकिन किस तरीके से जलीलो ख्वार नहीं किया गया। मैं दुख की बात यह है, बाजवा साहब के खिलाफ इस वक्त जो ट्रोलिंग हो रही है उसको देख लें आप, मजाक बन चुके हैं। तो उनको तो हाथ कोड़ी लगाते तो उनको क्या छेड़ेंगे, पूछेंगे। लेकिन सर उनका तो खैर सर एक बड़ा लंबा सा स्कैंडल वो अहमद नूरानी की तरफ से भी जाया हुआ है, खैर उस पे भी अभी तक कुछ समझ नहीं आई है। उसमें एक और बात है आरजू, जो अहमद नूरानी साहब ने तो अगले दिन उसका रिबटल किया नजम सेठी साहब के बारे में जो उन्होंने बोले हैं जी, उसमें तो उन्होंने कुछ और लोगों के नाम भी ले दिए। आला सहराई का फिर उन्होंने नाम ले लिया कि किस तरीके से इन्होंने चकवाल में रियल एस्टेट बनाई, और फिर किस तरीके से इन्होंने एयरपोर्ट के पास एक हाउसिंग सोसाइटी को कब्जा करने की कोशिश की, और अहमद नूरानी ने उसको कवर किया था, और किस तरीके से उनके पीछे ये आए थे, इसी वजह से भाग के वो अमेरिका आए। उन्होंने तो और लोगों के नाम भी ले दिए उस स्कैंडल को गोल करते करते। बाजवा साहब के स्कैंडल की बात करते करते उन्होंने 2-4 नाम और ले दिए। बिल्कुल। ये और तो उन्होंने कोई 2 क्वेश्चंस भी भेजे हैं, मेरे ख्याल ISPR को भेजे हैं, किसको, तो वो भी उन्होंने पूछा है कि 2 सवालों के जवाब दे दें। उसमें अरशद शरीफ साहब के मर्डर की भी बात है, वो सारी चीजें भी चल रही हैं। लेकिन उसमें आरजू पाकिस्तान के अंदर मैं अफसोस से कहूंगा कि इसी वजह से आपका नंबर जुडिशरी में भी बहुत नीचे है, और दूसरा भी रिस्पेक्ट ऑफ लॉ के हालात। आरजू मैं दो दफा लॉ स्कूल गया हूँ, मेरे वालिद साहब वकील थे, बड़ा भाई वकील था, लड़का मेरा जो मेरा सन है इज गोइंग टू लॉ स्कूल। मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते थे कि यार तुम पाकिस्तान में आके लॉ प्रैक्टिस करो, दिस इज आवर फैमिली प्रोफेशन। मेरे 20-25 कजन नेफ्यूज सारे दे आर लॉयर्स। मैं हमेशा वालिद साहब को ये आर्गू करता था उनके साथ कि जिस कंट्री के अंदर लॉ की रिस्पेक्ट नहीं तो मैं प्रैक्टिस किस चीज की? बिल्कुल, वो कहाँ क्या प्रैक्टिस करूंगा? एक धोखा देने वाली बात है, अपने आप को जो जमीर गंदा करूंगा जाके। तो यही हालात है आपके हर डिपार्टमेंट। वकील बहुत बेकार है, कई दफा मेरी ख्वाहिश है कोई बंदा मेरे से आर्गू करे कि नहीं साजिद यू आर रॉन्ग, दैट डिपार्टमेंट देखें हमने इसको डिपार्टमेंट को कितना ऊपर ले गए हैं,
दिस इज ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फला डिपार्टमेंट देखो कितना ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर करप्शन नहीं है। मेरी ख्वाहिश है, मुझे आप वो बात करते हैं, मैंने आपको कहा था मुझे आपको पाकिस्तानी बता दें जो कहे जी मैं पाकिस्तान मैं बड़ा मोहब्बत वेतन हूँ, मेरा दिल करता है उसकी फोटो खींच के ऑफिस में लगा लूं। आपके तो हर चीज के पीछे डॉलर, हर चीज के पीछे रुपया, हर चीज के पीछे सारा कुछ। ना इस्लाम को भी हम उसको भी अब्यूज किया, पाकिस्तानियत को भी अब्यूज किया, लोगों को भारत से बुला के यहाँ से उधर भेज के, उधर से इधर बुला के आपने जो किया है। और लैंड ऑफ द प्योर्स नाम है, लैंड ऑफ द प्योर्स है प्योरिटी वहां पे। मैं तो अफसोस के साथ कहता हूँ सर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जो विजिट पे गए हुए थे इस्तांबुल, वहां से भी जो है वो कुछ ले आए हैं, तकरीबन 15 मिलियन यूरोस कर्जा वहां से भी उठा लाए। सॉफ्ट लोन कहा जा रहा है। देखें सॉफ्ट लोन क्या होता है मुझे तो नहीं पता। मैं देने वाला बेवकूफ है, लेने वाला तो नहीं। नजर आया लोन तो फिर पता चलेगा ना कुलाए। दर हकीकत आपको मैं इनके वापस नहीं आना है। शरीफ फैमिली के साथ तैयब अर्दगान के बड़े पुराने रिलेशन, मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहूंगा। लाहौर के ट्रैश का ठेका भी टर्किश कंपनी के पास था। अब मैं आपको कॉमन इंटरेस्ट बताता हूँ। चाइना के करप्शन जो है चाइना के कल्चर का भी हिस्सा है, और आपकी दोस्ती बहुत गहरी है उनके साथ। करप्शन टर्किश कल्चर का भी हिस्सा है। अच्छा, आपने 3 जहाज लिए हैं वहां से, बहरी जहाज इन्होंने जाके, जंगी जहाज, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां उनको रिसीव करने गए थे, उसका भी पीछे हिसाब रहता होगा किकबैक्स का, वो भी कर लिया होगा। फिर नया भी को वहां से पैसे ले लिए होंगे, कुछ मिठाई वगैरह, उनके मिठाई बड़ी मशहूर है वहां की टर्की की, कुछ वो ले आए होंगे। देखिए हमारे हर चीज के पीछे कोई ना कोई होता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, वो कहते हैं हम आपके घर आएंगे तो आप क्या देंगे, और आप हमारी तरफ आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। आप लेना देना ही है आपने, और कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें वहां पे, और दूसरा एक और बड़ा मशहूर, एक और कहते बनिया का बेटा कुछ देख के गिरता है। तो ये हमारे तो फिर ऐसे गिरते भी नहीं ना, गिरते हैं कुछ चीज पड़ी हो तो उस पर गिरते हैं। तो सर इन्होंने भी आके फिर वही वो, अच्छा एक जमाने में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन फिर वो नया कशकोल आ जाता था। हर बार वो यही कहते थे हमने कशकोल तोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं मांगे। हाँ साहब ने आज फरमाया अपनी तकरीर में कि मुझे बहुत शर्म आती थी जब मैं मांगता था, लेकिन मांगता फिर भी था। भाई शर्म आती थी तो ना मांगो, शर्मा के मांगते थे ना मांगो। कर्जों की बात की, कर्जे आपने दूसरी जितने रजीम थे उन सबसे डबल करके लिए आपने, और आज करप्शन नहीं थी। उन्होंने बड़ा दावा इमरान हुकूमत में करप्शन नहीं थी। आज उन्होंने कहा है, आज मिस्टर हैंडसम ने फरमाया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोविड से बड़ा अच्छे तरीके से निपटा है। हजूर आपके वजीर आज़म फंड में से 40 अरब रुपया भी गायब है, आपने उसका भी हिसाब देने से इज्तनाब किया। तो बस देख करें क्या आप। असल दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन है, जो आपके पास वो लाइसेंस है, उस लाइसेंस से डर लगता है हर एक। उस लाइसेंस के नजदीक ना एस्टेब्लिशमेंट जा सकती है, ना कोई पुलिस और ना कोई एजेंसी जा सकती है। वो तो टीएलपी से भी बड़ा लाइसेंस आपने ले लिया, अब क्या करें उसका। भक्ति है ना वो तो यार, भक्ति। तो सर जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, इसलिए कि लोग ये भी डर रहे हैं कि वो हाफिजुल कुरान है, तो ऐसा ना हो कि फिर एक बार एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान में हमें नजर आए। वैसे तो है, ऑलरेडी है, लेकिन देखें श्रीलंका का बंदा आपने जिंदा जला दिया था, एक्सट्रीमिज्म तो था। हाँ बिल्कुल। बल्कि मुझे तो गिला इस बात का है कि आपने जिंदा आदमी जला दिया, ठीक हो गया। टीएलपी को आपने बड़े बुरे तरीके से इसी जगह मारा वजीराबाद पे। इनको क्या, इनके पास खास क्या चीज है? इनके पास जिन मौजूद है, इनके साथ जादू टूना है, इसलिए नजदीक इनके नहीं जाते। हाँ, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ आप वो बात कर रहे हैं, ये इसमें आपका पाकिस्तान में कुछ चीजें होंगी। नए आर्मी चीफ के रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं, वहां पे रहे भी हैं और हाफिज़ कुरान भी है और मजहबी ट्रेंड भी रखते हैं और सीरियस पर्सन है। और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है उनके, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में वो रहे हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में, तो वहां चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप होंगे। लेकिन आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये लिखा है, बिल्कुल आपको इस पर सख्त तवज्जो देने की जरूरत है इस वक्त, वरना अपने रिसोर्सेज वहां बर्न करेंगे और भूख से मर जाएंगे। और लेकिन अब समझने की बात है। लेकिन ये कि मैंने उनके बारे में बड़ी डिटेल पढ़ी है, शुजा साहब की मैंने किताब में भी पढ़ी सारी,
जो उनकी इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, जो वो आसिफ जंजूआ साहब के भाई हैं, उन्होंने बुक लिखी, लेकिन उसमें यही है कि ही इज रिलीजियस माइंडेड बट ही इज नॉट रेडिकल, ही इज नॉट रेडिकल। और उसका इसमें इस दोनों चीजों में बड़ा फर्क है जी। और लेकिन जो मैं इनसे उम्मीद रखता हूं, इनसे और काजी फाइज ईसा से, कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, जस्टिस को ठीक करेंगे, चीजें मेरिट पे करें, ये मैं सर भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं, लेकिन असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है, भारत की तरफ से नहीं है। ये तो मैं एग्री करता हूँ। देखिए, चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे, और जो अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी सवात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं जी। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। ये चैलेंज एक बहुत बड़ा है मेरे ख्याल में। और दूसरा, ही इज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर, पहली दफा हुआ है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI का एक्सपीरियंस लेकर आए। मेरे ख्याल में होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक सोचना चाहिए। मुझे तो काफी उम्मीदें हैं। मैंने उनका फैमिली बैकग्राउंड पढ़ा है, मिडिल क्लास हैं, वाले साहब बड़े बाकिरदार, उनके सरवर साहब हेडमास्टर्स थे प्राइमरी स्कूल, उनका एक भाई आर्मी में है, और उनकी खूबसूरती, उनकी फैमिली, एक उनकी बहनोई की शहीद है एयरफोर्स से, तो इज अ वेरी नोबल फैमिली से उनका रिलेशनशिप है। और पिंडी के अंदर जिस एरिया से आए हैं, आज तक वहां से लोगों ने जाके, हमारे मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिए हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो इस तरह का इंसान नहीं है कि वहां पे पूरे एरिया को पता हो कि यहाँ से आर्मी जनरल, वेरी हम्बल, शो ऑफ नहीं करते। तो मैं पहले भी ये बता रहा था कि इन चीज़ों के साथ पाकिस्तान में या इंस्टीट्यूशन के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, और शायद आए कि चीज़ें मेरिट पर हों, किरदार और शराफत को प्रमोट किया है मेरे ख्याल। बिल्कुल, लेकिन सर वही मैं कह रही हूँ कि असल चैलेंज अफगानिस्तान वाली साइड से होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान वाली साइड से फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो जाती है, और पहले बाजवा साहब ने भी यही कहा था कि हम टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं भारत के साथ, लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर TTP वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें, चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये, और मेरे ख्याल में इस वक्त अशद जरूरत है इसकी। चाइना को भी जो प्रोजेक्ट छोड़ के गए हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा, भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, और इसमें आप ही का फायदा है। अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड द डिस्टर्बेंस, ये चैलेंजिंग। तो सर भारत ये कह रहा है कि जी टेररिज्म के होते हुए हम पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे टेररिज्म को? देखिए, टेररिज्म को एक तो उनको बावर कराना पड़ेगा, उनके जो शकूक हैं, शुबहात हैं, उनको, ये तो फिर अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द कॉल्ड इज डिप्लोमेसी, और उसके ऊपर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। और लेकिन कहीं ना कहीं से प्रोसेस तो आपको शुरू करना पड़ेगा, दोनों तरफ से अदम एतमादी है। और माजी के अंदर इस तरह के फिजा बनी, उससे आपको जिस तरह वो कारगिल का हुआ, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोबारा। लेकिन वो बार बार उनका जो उनकी तरफ जो चैलेंज आ रहा है वो ये नहीं है। उनका चैलेंज ये है कि वो डील करना चाहते हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ, वो आर्मी के साथ डील नहीं करना चाहते। लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मिजाज क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, और ताकत का पीछे कंट्रोल किसी और के पास है, स्टीयरिंग व्हील पे कोई और है। उनको भी इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को समझ आ चुकी है शायद। हाँ, क्योंकि 75 साल से कंट्रोल डेमोक्रेसी है। अब वो मार्शल तो इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि स्टीयरिंग व्हील ही उनके पास है। देखिए ना, कई दफा ये डिस्कशन हुई है कि मिलिट्री इंटरवीन क्यों नहीं कर रही, उनको जरूरत नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ तो वही चला रहे हैं। तो जब भारत को ये समझना पड़ेगा ये चीज कि पाकिस्तान व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन प्लेस इन पाकिस्तान, तो फिर उन्हीं से बात करने में क्या रह जाए। सर प्रॉब्लम तो यही है कि अब वो हमें समझ चुके हैं, असल में अब हमें सब समझ चुके हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे कोई हो, चाहे इंडियन हो, अब हमारी सबको समझ आ गई। ये मेन प्रॉब्लम यही हो गया है कि अब उनको पता है कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं और क्या डबल गेम खेल रहे हैं, ये समझ आ गई है। थैंक यू सो मच जी।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। भारत जो है बहुत सिविलाइज कंट्री है। किसी से भी अगर हाथ मिलाता है तो वो एक सिविलाइज तरीके से ही मिलाएगा, ऐसे नहीं मिला लेगा कि बस चलो आओ जब भी होगी। तो वो उस यहाँ के लोगों को भी वहाँ का मिजाज समझना चाहिए, उनको यहाँ की डायनामिक समझने चाहिए, जो कि अब इन्होंने भी कहा कि अब समझ में आ चुके हैं, पूरी दुनिया के आ गए और भारत के कुछ ज़्यादा ही खूबी से आ गए, तो उनको भी समझने चाहिए डायनामिक्स। तो फिर यहाँ के भी लोगों को वहाँ के डायनामिक्स समझने चाहिए। और बात ये है भाई, एक्सपोर्ट तो खोल देनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी तो ही तो कुछ कार्य खैर बनेगा। और भारत जैसा मुल्क जो कि पड़ोसी हमें मिल गया, इतना प्यारा पड़ोसी की जिससे आप बहुत सारे ट्रेडिंग के ताल्लुकात कर सकते हैं और प्रॉस्पर हो सकते हैं, तो वो अगर नहीं किए जाए तो उससे जो नुकसान है वो आवाम को तो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट कभी नुकसान में नहीं रहती, कोई भी गवर्नमेंट आए नुकसान में नहीं रहेगी। वजह पैसा बहुत है, मैंने पैसा इतना सारा पैसा है, वो क्या करेगा आदमी, तो वो उसको तो खेल मिल गया खेलने को ना, समझ रहे। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं करता, मैं जब मैं गवर्नमेंट कहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहता हूँ। तो गवर्नमेंट जो है बस वो सिस्टम है, बेसिकली पाकिस्तानी सिस्टम कहते हैं, तो सिस्टम ये मजे में रहता है हमेशा अलाट, समझ रहे, उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है, उसको खाने पीने, उसका फ्रिज भरा हुआ है, बस अब उसको वो करना है जिसका मन चाहे, समझ रहे। उसको थोड़ी ये देखना है कि भाई यहाँ पे आवाम का क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान के, इक़्तिसादी हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह ये है कि भाई ट्रेडिंग वगैरह जो है वो अभी खुली भी नहीं है, और भी बहुत सारे मसले हैं, किसी भी एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो पानी नहीं हट रहा है जो सैलाब का आया हुआ है, उसमें शायद मछलियाँ डाल के तालाब बनाना है, क्या क्या करना है नहीं पता। तो इतने सारी जब चीज़ें होती हैं तो उस पर फिर अगर हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो वो एक जोक सा लगता है कि जोक की बात हो रही है, तो जोक समझ के हम लोग झेल लेते हैं, लेकिन उसमें कॉमेडी होनी चाहिए ना, कॉमेडी में फेल हो जाते हैं। कॉमेडी के साथ अगर जोक करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा कि हाँ भी फिर हम लाफ्टर देंगे। अभी इसमें कई बातें थी, उसमें लाफ्टर दिया हमने, मजा आया, लेकिन कई चीजों को सीरियस लिया जा रहा था जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तो पहले इन चीजों को सही किया जाए कि भाई वो पानी निकाले सैलाब का। इन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब ने सैलाब का जिक्र ही नहीं किया, तो वो तो पॉलिटिशियन है यार, वो क्यों जिक्र करेगा यार, उसको तो वो गाना गाएंगे जो कि पब्लिक की डिमांड होगी, समझ रहे हैं। एक रॉक आर्टिस्ट आता है तो वो गाना गाएगा जो पब्लिक डिमांड करेगी, ना कि वो जो उसको पसंद है या जो पब्लिक को जरूरत है, उसको ये नहीं देखना है। उसको तो ये देखना है कि यार टिकट दिया है पब्लिक ने, सबको गाना सुनाना है और वही गाना सुनाना है जो ये चाहते हैं। तो ये सिचुएशन होती है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसका यही काम होता है कि वो जो है पब्लिक को मंच पे सेटिस्फाई कर दे, समझ, चाहे वो मीडिया में हो बस मंच में सेटिस्फाई कर दे उसको। पब्लिक को पालना थोड़ी है यार, ये तो मरेंगे, सबके सभी मरेंगे, जिंदा तो किसी ने नहीं रहना ना, तो फिर वो क्यों उनको जिंदा रिवाइव रखेंगे। नहीं तुम लोग अच्छी तरह जिंदा रहो। पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन की दिमाग से ही सोचना चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि नहीं यार ये वो है, तो पहले अगर हम खुद जब पॉलिटिशियन बन जाए ना, हम पहले खुद अपने आप को पॉलिटिशियन में देखें, तो हम यही कहेंगे यार लूटो और भागो। हमें काम ही होता है, जब आपके पास सिर्फ 5 साल मिले। मैं बड़ी प्यारी बात बताता हूँ कि जब समझेंगे बहादुर शाह जफर का दौर चल रहा है, इंडिया है, और बहादुर शाह जफर को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है किसी तरह से कि आपके पास सिर्फ 25 साल रह गए हैं जनाब, उसके बाद आपका ये जो मुगल एम्पायर इतना लंबा है ना वो खत्म होने वाला है। तो बहादुर शाह जफर क्या करेगा? बहादुर शाह जफर अपनी बचाएगा ना, जाहिर सी बात है। सब लूट लाट के जो है जितना भी है, अपने लूट लाट कहो या चलो अपना जितना भी है नहीं भी लूट रहा है, वो उसके जहन में ये चीज होगी कि मुझे अपने लोगों को बचाना है, समझ रहे, अपने शहजादों को बचाना है, अपने बेटों को बचाना है, क्योंकि जो आ रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन इन्हीं का है। सिंपल सी बात है, जो भी आ रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन तो इनका है, क्योंकि यही उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। आवाम को तो खाना है ना, उसको भी, समझ रहे हैं ना। तो जब सिर्फ 5 साल मिलते हैं, वो तो 25 साल की बात मैंने कर दी, जब 5 साल मिलते हैं और इनको पता होता है कि 5 साल ही हैं उनके पास, उसके बाद इनके जो चीज काम आनी है सबसे ज्यादा वो पैसा है, तो यार वो तो बिल्कुल सही कर रहा है। और वो तो अपना कहते हैं नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि वो पैसा इकट्ठा कर रहा है जितना हो सके करना है, क्योंकि अगला आएगा तो वो फिर जाहिर सी बात है, ये जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया अगला आएगा तो वो हथियार लेगा, खजाना तो बाप का है ना, वो तो उसके ऊपर तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है ना। तो अब ये बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाएगा, पिछली गवर्नमेंट छोड़ने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाएगा। अगर वो कुछ पैसा 1 रुपया भी छोड़ के जाता है खजाने में तो सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाएगा, क्योंकि वो फिर उसका हो जाएगा दूसरे वाले का, और दूसरे वाले को ये पहले ही कह रहा है कि वो तो बहुत ही करप्ट है, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ता।
वो चड्डी तक नहीं छोड़ता, तो चड्डी नहीं छोड़ता तो वो पैसे कैसे छोड़ देगा? तुम ये जोड़ के जा रहे हो, तुम सारा लेके जाओ भाई, जब ये आएगा ये नया कर्जा लेगा। तो सिस्टम ही कुछ ऐसा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो भैया इस सिस्टम के अंदर हम पॉलिटिशियन को बुरा तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो ही कर रहा है जो कि एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, वो लेके भाग रहा है। और बिल्कुल सही है, सिर्फ 5 साल है यार, 5 साल के बाद तेरे पैसे ही काम आना है, और वही हो रहा है, पैसा ही काम आता है। इसको उससे ज्यादा अमीर होना है, जो नया आदमी आ रहा है उससे ज्यादा अमीर इसको होना है, ताकि इसको काउंटर कर सके, सिस्टम को खरीद सके पैसे से, क्योंकि सिस्टम फिर इसके खिलाफ हो जाएगा, फिर इसको तंग करेगा, जगह जगह से तंग करेगा, किसी भी तरह से सबको पैसे खिला देगा, सब खामोश हो जाएगा। तो ये है भैया। चलें गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। टेक केयर।